गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ग्रामर का चैप्टर 2 वर्ण विचार पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको समर की क्लासेस में पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको स्वर वर्णों के बारे में पढ़ा दिया था। स्वर वर्णों के बारे में अ आ ई 11 स्वरों और 13 स्वरों के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उस वीडियो में। इसके बाद स्वर वर्णों के बारे में एक इम्पॉर्टेंट तथ्य यह भी है जानने के लिए कि स्वरों के निश्चित चिन्ह को मात्रा कहते हैं। स्वर का निश्चित चिन्ह कैसे होता है? जैसे आ का चिन्ह ये है, आ का ये है, ई का ये है, ई का ये है, तो ये मात्राएं कहलाती हैं। तो मात्रा की परिभाषा यदि पूछी जाए तो हम बोल सकते हैं कि स्वरों के निश्चित चिन्ह को मात्रा कहते हैं। अब हम व्यंजन वर्णों के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? मूल व्यंजन वर्ण 33 होते हैं, पर इनमें स्वरों की सहायता हमें हमेशा लेनी पड़ती है इनको बोलने के लिए। जैसे यदि हम क बोलेंगे तो क बोलने के लिए हमें जब क में अ मिलेगा तभी हम क का उच्चारण कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि व्यंजन वर्णों को के उच्चारण में हमें हमेशा स्वर का उपयोग करना पड़ता है। इसके बाद यदि हम देखें तो ये क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, ये पूरे 25 व्यंजन जो हैं ये कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। व्यंजनों को यदि हम मूल रूप से बांटें, व्यंजनों का भेद करें, तो व्यंजन के 3 भेद होते हैं मूल रूप से। एक स्पर्श व्यंजन, एक अंतस्थ व्यंजन और एक ऊष्म व्यंजन। तो ये 25 जो है ये क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब ये स्पर्श व्यंजन क्यों कहलाते हैं? क्योंकि जब भी हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख में कुछ न कुछ क्रिया होती है। हमारे मुख में जीभ हिलता है, कभी तालु को छूता है, कभी दंत को छूता है। तो इस प्रकार इनका इन वर्गों को तैयार किया गया है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो क वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं, जब हम इसको बोलते हैं तो हमारे जीभ कहीं पे नहीं छुआता, सीधी हवा बाहर निकलती है, जैसे क ख ग घ। तो इस प्रकार से यदि हम इन चारों को बोलते हैं तो इनको बोलने में जीभ कहीं नहीं छुआया, सीधा कंठ से वर्ण बाहर निकले हैं, तो इसलिए ये कंठे कहलाता है। इसके बाद च वर्ग में, च वर्ग के वर्णों को जब हम बोलते हैं, च छ ज झ, तो इनको बोलने के लिए हमारी जीभ हमेशा तालू से छुआती है। आप बोल के एक बार उच्चारण करके देखिए, च छ ज झ। तो हमारी जीभ जिस जगह से छू रही है उसको तालु बोलते हैं, इसलिए इस वर्ग का नाम तालव्य हो गया। इसके बाद होता है ट वर्ग। ट वर्ग में ट ठ ड ढ, ये हमारे जीभ के कड़े हिस्से, हमारे तालु के कड़े हिस्से से छूता है हमारा जीभ। जैसे ट ट बोलने के बाद आप खुद देखिए कि किस जगह से हमारा जीभ छू रहा है, तो वो मूर्धा कहलाता है, तो इसलिए इसे मूर्धन्य कहते हैं। फिर त थ द ध न, त थ द ध को जब हम बोलते हैं तो हमारा जीभ दांतों से छुआता है, तो ये कहलाता है दंत्य। उसके बाद है प फ ब भ। प फ ब भ को बोलने में हमारे दोनों होंठ आपस में छुआते हैं, इसलिए ये वर्ग क्या कहलाता है? ओष्ठ्य कहलाता है। अब आपने देखा होगा मैंने हमेशा 4 वर्णों को लिया है, 5वां नहीं लिया, क्योंकि 5वां सभी का, हर वर्ग का जो 5वां है ये नासिक के व्यंजन कहलाता है। नासिक के व्यंजन का मतलब होता है कि इसको बोलने में मुंह और नाक दोनों से हवा बाहर निकलती है और नाक का उपयोग करना पड़ता है इसको बोलने के लिए, जैसे अंग, ञ, न, न, म। तो हमारे नाक का भी यूज़ होता है मुंह के साथ, इसलिए ये नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। तो ये सब स्पर्श व्यंजन, 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन क्यों कहलाते हैं ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके बाद होता है य र ल व। य र ल व क्या कहलाता है? अंतस्थ व्यंजन। ये अंतस्थ व्यंजन क्यों कहलाता है? य र ल व, क्योंकि इसको बोलने में हम हमेशा हमें अंत का ये होता है, आभास होता है, इसलिए ये अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। जब हम किसी वर्ण को बोलते य र ल व, तो हमारी जीभ का कोई क्रिया हमें इतना समझ में नहीं आता। फिर ये श श श ह।
जब हम इसको बोलते हैं तो अपने आप घर्षण सा महसूस होता है मुंह में, तो ये क्या कहलाता है? ऊष्म व्यंजन कहलाता है, क्योंकि ऊष्मा निकलती है मुंह से, घर्षण होता है शब्दों के बीच, श श श ह। फिर उसके बाद छात्र श्र। अब छात्र श्र का क्या व्यवस्था है, इसको देखें। इसे हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। इनको संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभी दो व्यंजनों से मिलके बने हैं। जैसे छ, छ किससे मिलके बना है? क और श से। त्र किससे मिलके बना है? त और र से। ज्ञ किससे मिलकर बना है? ज और इ से। और श्र किससे मिलकर बना है? श और र से। ये सभी व्यंजन जो हैं ये दो दो अक्षरों से मिलकर बने, इसलिए इनका नाम संयुक्त होकर बने, इसलिए इनका नाम संयुक्त पड़ गया। अब यहाँ पर मैंने अल्प प्राण और महाप्राण लिख रखा है, ये आपको समझने की चीज़ है कि ये ऐसा क्यों लिखा है। तो अभी इसके आगे के हम भाग में आते हैं। द्वित व्यंजन, ये भी एक समझने की चीज़ है कि एक ही प्रकार के व्यंजनों को जब एक साथ उच्चारित किया जाता है तब वह द्वित व्यंजन कहलाता है। द्वित व्यंजन कहलाता है जैसे गन्ना, इसमें न और ना दोनों एक ही व्यंजन है जिसका उच्चारण हुआ। पत्ता, इसमें त और ता एक ही व्यंजन है। दिल्ली, इसमें एक ही व्यंजन का उच्चारण हुआ, इसमें भी एक ही व्यंजन का उच्चारण हुआ है। तो ये सभी क्या कहलाते हैं? द्वित्व व्यंजन। इसके बाद उच्चारण में श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। श्वास की मात्रा के आधार पर, अब मतलब हमारी सांस निकलती है हर व्यंजन को बोलने में, पर कितनी निकलती है उसकी मात्रा के आधार पर ही इन्हें अल्प प्राण और महाप्राण नाम दिया गया है। अल्प प्राण का मतलब जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम लगती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। तो ये कौन कौन से हैं, हम इन्हीं में से देखेंगे। पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा और पांचवा जो भी व्यंजन होता है इन 25 व्यंजन में से, वो क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है। और ये जो अंतस्थ व्यंजन है ये भी अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनको बोलने से वायु की मात्रा कम लगती है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और ये अल्प प्राण कहलाते हैं क्योंकि बहुत कम प्राण वायु बाहर निकलती है। इसके बाद आ जाता है बचा क्या? बचा है यहाँ पर 2 और 4। अगर हम याद रखना भी चाहें तो अंतस्थ व्यंजन को याद रख सकते हैं आप कि अल्प प्राण होता है, और इन 25 व्यंजन में से सूत्र याद कर लीजिए। अल्प प्राण के लिए 135 है सूत्र, और महाप्राण के लिए 24 है सूत्र, क्योंकि ये 24 यानी 2 और 4 जो हैं ये सभी महाप्राण हैं, यानी इनको बोलने से मुंह से वायु की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में निकलती है, तो ये महाप्राण कहलाते। इस प्रकार से हमने वर्ण विचार चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, और अब मैं आपको इसके एक्सरसाइज भेजूंगी PDF के माध्यम से। आप उसके सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसके बाद मैं उसके आंसर्स आपको दूंगी। धन्यवाद।